Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying the present DSS series which is going on. And in case you are, please do like the video and mention your views in the comment section below. If you want me to come up with a specific topic, then you can always feel free to message me in the socials, and the link is given in the description below. And till then, keep watching and do subscribe to the channel. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हमें पता है कि मतलब क्या होता है कि क्या हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमने ऑलरेडी इनपुट लिया था। हमारा सबसे पहला इनपुट क्या था, एरे, जो हम यूजर से भी ले सकते हैं, हम खुद भी डिफाइन कर रहे हैं, तो वो मेमोरी हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही एलोकेट कर दी थी एक एरे के लिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल हमें बस ये बताती है कि क्या हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस अपार्ट फ्रॉम जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियली स्टार्ट करा था प्रोग्राम तब ली थी, क्या वो हम अभी ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ही एरे है, हम उसी के अंदर स्वैप्स करते जा रहे हैं, तो हम कोई भी नई चीज नहीं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई भी नई चीज बना नहीं रहे हैं, किसी नई चीज को मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है कि बिग O ऑफ 1 हमें पता ही है, जब हम मैथ्स भी करते हैं तो हम कांस्टेंट जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी कांस्टेंट का मतलब होता है बिग O नोटेशन, जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेक्चर जब अच्छे से पढ़ेंगे तब समझेंगे। बिग O ऑफ 1 तो कांस्टेंट है सिंस देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बताओ क्या क्या लगता है, बेस्ट केस कब होगा और वर्स्ट केस कब होगा? या बेस्ट केस का मतलब होता है कि लीस्ट टाइम में कब हमारी एरे सॉर्ट हो रही होगी, और वर्स्ट केस मतलब सबसे ज्यादा टाइम कब लग रहा होगा मेरी एरे को सॉर्ट होने में। बेस्ट केस में व्हेन एरे इज कंप्लीटली सॉर्टेड, तो फिर एक्चुअली प्रोग्राम में क्या काम होगा वो ये हम आगे लिख लेते हैं। पहले बस सिंपल सी बात है, व्हेन एरे इज सॉर्टेड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ जो लूप रन हो रही है वो सिर्फ हमारी एक ही बार रन होगी और पहली बार में ही हमें समझ में आ जाएगा कि एरे इज कंप्लीटली सॉर्टेड, बिकॉज कोई स्वैप्स होंगे ही नहीं। एरे इज कंप्लीटली सॉर्टेड, पूरे वक्त चेक होगा इज j ग्रेटर देन j माइनस 1, j ग्रेटर देन j माइनस 1, पूरी कंडीशंस हर पूरे लूप में ट्रू आएंगी। देयरफॉर ओनली वन एरे की लूप रन होने पे ही वी नो कि हमें अपना आंसर मिल गया है, जो हम आउटपुट चाहते थे, वी हैव रिसीव्ड द आउटपुट, इसलिए आंसर इज बिग O ऑफ n। बिग O ऑफ n का क्या मतलब होता है, इसको लूप्स के पर्सपेक्टिव में भी समझो। अगर हम एक लूप रन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पूरे प्रोग्राम में मैंने बस एक ही फॉर लूप यूज किया है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n हम बोलते हैं। अगर मैंने इसके अंदर एक और फॉर लूप यूज कर ली होती ना, मतलब ये मैं इन जनरल बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में ये काम हो रहा हो, लेकिन जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर दो फॉर लूप एक साथ नेस्टेड फॉर लूप्स रन कर ली होती तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाती। बट मतलब जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव है ये सोचने का, अगर तुम्हें प्रोग्राम दे दिया जाए, बट इस सब केसेस में ट्रू नहीं होता, क्योंकि इट मे बी द केस कि हाँ तुम नेक्स्ट प्रोग्राम आगे क्या कैसे प्रोसीड कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने हमारी फॉर लूप जो है एक ही बार चलेगी, वी नो दैट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। और वर्स्ट केस में क्या होगा कि इतने हर बार ही हमें स्वैप करना पड़ेगा, मतलब हमारी फॉर लूप बहुत ज्यादा कंप्लीट बार चलेगी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी n-1 बार चल रही होगी, क्योंकि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हमें चेक उसको एक कम तक ही करना है। जो स्वैपिंग थी इसको डिटेल में समझेंगे, पहले बस एक बार ये लिख लो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर, इसमें बिकॉज द एरे इज सॉर्टेड इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, दोनों केसेस को एक बार हम लिख के भी समझते हैं। अभी देखते हैं कि बेस्ट केस में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं और वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा n जो है वो 50 है। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे एरे के अंदर 50 है।
तो बेस्ट केस में कितने कंपैरिजन हो रहे होंगे? देखो बेस्ट केस में वी नो कि अगर हमारी एरे जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 3 4 9 बहुत सारे नंबर ऑफ 50 एलिमेंट्स तक है मेरे पास, ठीक है। तो जब हमारी लूप एक बार रन होगी तो एक बार उसको रन करके चेक करना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट एक बार कि पूरा चेक करो कि क्या इस 2 ग्रेटर देन 3, इस 3 ग्रेटर देन 4, इस 4 ग्रेटर देन 9 और एंड तक भी जाके ये देखेगा कि इस 49 ग्रेटर देन 50, बिकॉज वी हैव टू चेक कि क्या पता 50 के आगे 19 हो। तो एंड तक भी हमें जाके कंप्लीट 50 एलिमेंट्स तक चेक करना होगा, उतने स्वैप्स होंगे ही होंगे, यानी इतने कंपैरिजन 50 कंपैरिजन होंगे ही टू चेक कि बेस्ट केस में भी हमारी एरे करेक्टली सॉर्टेड है कि नहीं व्हेन n इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। n 50 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 50 हैं, तो 50 कंपैरिजन हमें करने ही पड़ेंगे। वर्स्ट केस में क्या हो रहा होगा? अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या बताई थी, इसकी थी बिग ऑफ n और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर है, तो यानी 50 स्क्वायर यहाँ पे वर्स्ट केस में जब एरे कंप्लीटली अपोजिट ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो यानी 50 into 50 कितना होता है? 2500 कंपैरिजन हो रहे होंगे वर्स्ट केस के अंदर। तो देख रहे हो मतलब बेस्ट केस और वर्स्ट केस में कितना ज्यादा टाइम जा रहा है। वर्स्ट केस में एक्चुअली सिचुएशन क्या होगी कि मेरी एरे जो है वो ऐसे सॉर्टेड होगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हर बार चेक होगा एंड आफ्टर एवरी पास 10 तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आफ्टर एवरी पास मतलब हमें पूरा लूप 9 टाइम्स रन कर रही होगी वहां पे। 9 टाइम्स क्यों? जितनी बार हमें कंपैरिजंस करने हैं, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उससे n-1 बार लूप्स हमारी रन होगी। क्यों रन होगी ये बात समझ में आई? बिकॉज अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, इस जो हमारी एरे है इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो लूप को रन करने के लिए हमने यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, ठीक है, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ पे और यहाँ पे। अब जब हमने एंड में ये जो लास्ट एलिमेंट है ये तो अपने आप ही अपने आप को सॉर्ट कर रहा था ना, अपने आप ही अलाइन कर रहा था, तो अब यहाँ पे भी हमें फाइनली ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो लूप जो रन हो रही होगी वो n-1 टाइम्स रन हो रही होगी, बिकॉज वी नो कि अल्टीमेटली अगर हम सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं तो जो एक जो फाइनल एलिमेंट बचेगा वो ऑलरेडी उसी पोजीशन पे जाके बचेगा जहां पे उसको होना चाहिए। उसके लिए हमें फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। 10 एलिमेंट है और हमें बोला जाए कि इन 10 को आप अलाइन करो, तो 9 टाइम्स अगर हम चेक करेंगे तो लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे जा चुका हो, क्योंकि और कोई पोजीशन बची ही नहीं है उसके अलाइन होने के लिए। बाकी 9 एलिमेंट्स ने अपनी करेक्ट पोजीशन ले ली है, तो जो एक एलिमेंट कोई भी बच गया वो अल्टीमेटली उस पोजीशन पे अपने आप पहुंच जाएगा जहां से एक्सपेक्टेड है उसका होना। तो लूप जो है हमारी फॉर लूप जो हम रन करेंगे वो n-1 टाइम्स रन करेगी। कोई भी केस ले लो, बेस्ट केस फर्स्ट केस जो भी केस होगा, हमारी जो लूप है विल रन n-1 टाइम्स। ये एक चीज हमें यहाँ से ये हमारा टेक अवे है कि लूप विल रन n-1 टाइम्स, ठीक है। बट क्या ये बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों में होगा? बेस्ट केस में हमारी हम जो कंपैरिजंस कर रहे हैं उसमें हमें पता है कि फर्स्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि n-1 कंपैरिजंस क्यों होंगे, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो अपने आप को ऑलरेडी उस ऑर्डर में अलाइन कर लेगा। लेकिन क्या वर्स्ट केस में भी n-1 बार लूप रन करेगी? सोचो। हर वर्स्ट केस में देखते हैं, बेस्ट केस में तो n-1 ही होगा, वर्स्ट केस में देखो क्या होगा। छोटा सा एरे लेते हैं 5 4 3 2 1, i इज इक्वल्स टू 0 के लिए, यानी फर्स्ट टाइम मेरी लूप रन हो रही है, ये मेरा j है एंड आई विल कंपेयर इफ j इज ग्रेटर देन j-1, तो i इज इक्वल्स टू 0 ये हमारा भी ये दो कंपैरिजन हुए। ऑब्वियसली वी नो दैट 4 इज लेस देन 5, तो 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 3 2 1।
अब ये दोनों चेक होंगे 4 5 सॉरी 4 3 5 2 1। फिर ये दोनों चेक होंगे 4 3 सॉरी मैंने फिर से वहीं पे लिख दिया। अब ये दोनों चेक होंगे। पहले ये फर्स्ट वाले दो चेक हो रहे थे, फिर सेकंड वाले दो, अब थर्ड वाले दो। तो 4 3 2 5 1 एंड में ये दोनों चेक होंगे। तो 4 3 2 1 5। ये देखा हमें 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। और फॉर लूप कितनी बार, अब फॉर लूप सॉरी स्वैप्स मेरे जो थे कितनी बार कंपैरिजन हो रहा था, इस बारे में मुझे पता है कि इतने कंपैरिजन हो गए। ये जो मेरी एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। लेकिन अभी क्या हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी? एरे तो सॉर्ट हुई नहीं। और यही चीज अगर हम बेस्ट केस में कर रहे होते तो क्या होता कि एरे बेस्ट केस में हमारी ये होती 1 2 3 4 5। तो ये चेक होता, यही रहता सेम, कोई स्वैप नहीं है। फिर ये चेक होता, कोई स्वैप नहीं है। ये चेक होता, कोई स्वैप नहीं है। ये चेक होता, कोई स्वैप नहीं है। अल्टीमेटली यही एरे 1 2 3 4 5। लेकिन कंपैरिजन उतनी ही बार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन नहीं हो रहा, कंपैरिजन तो इतनी बार हो गई। तो इसके भी पूरे स्टेप्स जो हैं वो ऐसे ही होंगे कि फर्स्ट दो एलिमेंट चेक हुए 1 2 3 4 5, 2 और 3 चेक हुआ 1 2 3 4 5, कोई चेंज नहीं है। 3 और 4 चेक हुआ 1 2 3 4 5, फिर 4 और 5 चेक हुआ अल्टीमेटली 1 2 3 4 5। तो n-1 कंपैरिजन दोनों जगह हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें पता है दोनों केसेस में हमें पता है कि बेस्ट केस में तो i इज इक्वल टू 0, यानी जब मेरा काउंटर 0 पे है, i यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, उतने ही कंपैरिजन हुए दोनों में। यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, हमने n-1 कंपैरिजन करे और आंसर मिल गया। यहाँ पे भी अब हम जब नेक्स्ट स्टेप करें, इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप करने की क्या जरूरत है बेस्ट केस के अंदर, और वर्स्ट केस में उसमें होगी फिर n-1 के बाद भी और करना पड़ेगा। हाँ, तो i इज इक्वल टू 0 में बेस्ट केस तो सॉर्ट हो गया, लेकिन वर्स्ट केस सॉर्ट नहीं हुआ। वो कैसे चलेगा? अब i इज इक्वल टू 1 के लिए जब होगा तो हमें पता है कि हमें अब 5 को चेक नहीं करना, क्योंकि वी नो दैट आफ्टर एवरी पास 5 विल अलाइन इटसेल्फ एट इट्स करेक्ट पोजीशन, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच द लार्जेस्ट इंडेक्स। तो अब जो हमारी लूप हमें रन करने की जरूरत है वो सिर्फ 4 3 2 1 के लिए है, क्योंकि 5 हमें पता है अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो लूप सिर्फ इतने एलिमेंट्स के लिए रन होगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होगा, सॉरी ये मैंने वो लिख दिया। तो क्या हो रहा होगा 3 4 2 1 5 तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, उसको हम वैसे भी छेड़ ही नहीं रहे। फिर 4 और 2 के लिए चेक होगा 3 2 4 1 5, फिर 4 और 1 चेक होगा 3 2 1 4 5। अब हमें क्या ये बात पता है कि हमें 4 और 5 के लिए फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, पता है कि नहीं? तो अब नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगी तो कितनी बार होगी? n-2 हो जाएगा इसमें। यस, क्यों होगा? बिकॉज वी नो कि नेक्स्ट टाइम जब मेरी लूप रन होगी तो इन दोनों के लिए मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई नो कि जब दो बार मेरी दो कंडीशंस मैं चेक कर चुका हूँ, i इज 0 और i इज 1, तो मुझे समझ में आ गया कि 4 और 5 यानी लास्ट दो एलिमेंट्स, आई नो आफ्टर 2 passes the last 2 elements will align themselves at the right position। अब वर्स्ट केस में n-1 के बाद n-2 टाइम्स ये लूप चल रही होगी, और यही कंडीशन तब तक चलेगी जब ये i इज 2 के लिए चेक करेगा, i इज 3 के लिए, और ये इंक्रीमेंट जब तक होता रहेगा जब तक 1 2 3 4 5 चारों अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं होंगे। तो कब तक चल रहा होगा एक्चुअली? i इज 0 1 2 0 1 2 3 और i इज 4 तक ये चलता रहेगा, क्योंकि इसको हर बार चेक करना होगा और हर बार यही चीज चेक होती रहेगी, और हर बार रिड्यूस होते रहेंगे मेरी स्पेस जितने में मुझे चेक करना है। i इज 2 के लिए सिर्फ n-3 कंपैरिजन होंगे, i इज 3 के लिए n-4 कंपैरिजन होंगे, और i इज 4 के लिए n-5 कंपैरिजन होंगे।
इस बात में किसी को कोई डाउट है? कौन सी बार में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? बिकॉज हमें दिख रहा है कि हर बारी जब मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं, पूरी लूप रन हो जाएगी, पूरी फॉर लूप रन हो जाएगी, देन आई नो कि एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। उसके बाद सेकेंड बारी में मुझे पता है 4 और 5 आर एट द करेक्ट पोजीशन, और फिर थर्ड बारी में मुझे पता है कि 3, 4, 5 विल रीच एट द करेक्ट पोजीशन, और सिर्फ 2 चेक करने रह जाएंगे। तो अल्टीमेटली वर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, n-1 बार सबसे फर्स्ट टाइम में, फिर n-2 टाइम्स रन हो रहा है, फिर n-3, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। हर बार, क्योंकि हर कंडीशन में इतनी बार लूप रन हो ही रही है, तो अल्टीमेटली ये जो मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसका सम है, ठीक है। अब इसका सम होने से क्या मतलब है, n हमारा कॉमन है कि नहीं है? n को कॉमन ले लेते हैं बाहर, 4n है हमारे पास, 4n माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, जितने भी यहाँ पे 5 इसलिए हैं क्योंकि हमने 5 एलिमेंट लिए थे, बट जनरल केस में जितने भी एलिमेंट्स हो, n एलिमेंट्स होंगे, फॉर वी आर सेकंड यहाँ पे फॉर n एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वहां तक 1 + 2 + 3 अप टिल n एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4n माइनस, इसकी कंडीशन याद है किसी को, सम ऑफ n टर्म्स का आंसर क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? n+1/2। कहाँ पढ़ा था हमने, ये कौन सा चैप्टर था मैथ्स में? वो AP वगैरह वाला था ना। हाँ, नाम याद आ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज में। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, यस। तो इसका आंसर क्या होता है, अगर नहीं भी याद है तो n × n+1/2, सम ऑफ n टर्म्स इज ऑलवेज n × n+1/2। तो एक्चुअली आंसर क्या बन जाएगा, 4n माइनस, इसको और सॉल्व करना है हमें, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, n² + n/2, ठीक है। इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं दिख रहा होगा, 8n माइनस n² माइनस n/2। अब ये बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, आज ये बात समझो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम देखते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको जीरो, मतलब जीरो लिखने का मतलब ये नहीं कि बाय जीरो हो जाएगा, बट हम इग्नोर करते हैं, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते, हम ऐसा मान रहे हैं। और जो लेस डोमिनेंट टर्म्स हैं, 2 चीजें हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते वक्त, एक तो कॉन्स्टेंट्स और दूसरा लेस डोमिनेंट टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं ये भी अभी मैं बताती हूँ, ये भी समझना जरूरी है कि हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं जब हमारे पास इक्वेशन ही है ये, ठीक है। तो बेसिकली लेस डोमिनेंट का मतलब क्या है, 8n को भी हम इग्नोर करेंगे और n को भी हम इग्नोर करेंगे, अल्टीमेटली हमारा बच रहा है n², ठीक है। तो ये वही आ गया हमारा आंसर जो मैंने पीछे बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या होती है, बिग O ऑफ n²। कॉन्स्टेंट्स को और लेस डोमिनेंट टर्म्स को हम क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डजंट मीन कि वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है वी नीड टू फाइंड द रिलेशन, जो हमने रिलेशंस बहुत बार हमने प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली हमें फाइंड करनी होती है कि जनरल केस में, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता है हम जो ये जो डिस्कशन चल रहा है हम कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके लिए बात कर रहे हैं। तो जनरल केस में हम हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि एक्चुअली रिलेशन क्या है, जनरली हम जो बैक एंड पे काम हो क्या है, तो उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमें हमेशा सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू लिखने से मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जैक्ट टाइम मिल गया, एग्जैक्ट टाइम हम किसी भी प्रोग्राम का कभी फाइंड नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये फाइंड करना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है, और वो रिलेशन हमें हमेशा कैसे मिलता है। ये भी एक कंसेप्ट हमने मैथ्स में पढ़ा है 11th-12th में, कभी ना कभी आई एम श्योर हमने पढ़ा था, मुझे टॉपिक का नाम नहीं याद, लेकिन ये चीज हम करते थे
आई थिंक रिलेशंस एंड फंक्शंस में जब हमें प्रोपोर्शन वो फाइंड करना था, इक्वेशन फाइंड करनी होती थी कि रिलेशन क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में ही ये चीज पढ़ी थी हमने। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्योंकि हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम लेस डोमिनेंट टर्म्स को और कांस्टेंट्स को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिलेशन में इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर्ड इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वेशंस। हाँ, तो क्या सिंपल सी बात है, पहली लाइन तो सबको क्लियर है। लाइन नंबर 5, इंटीजर एरे में मैंने कुछ नंबर्स दे दिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर मैंने अपना फंक्शन कॉल करी है। फंक्शन कॉल का सिंपल सा मतलब है कि सबसे पहले हमें पता है मेन प्रोग्राम, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले मेरा मेन रन होगा, मेन में मैंने एक फंक्शन कॉल करी है, अपने बबल फंक्शन को कॉल किया है। बबल फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे पैरामीटर रखा है। फंक्शंस का जो यूज है यहाँ पे समझना है, ये भी समझ में आना चाहिए कि क्यों लिखा है। एक पैरामीटर है, वो हमने पास किया अपनी एरे को कि जो हमारा बबल फंक्शन है वो इस एरे के ऊपर रन करना है। अब मैंने एक बुलियन सबको पता है ना, बुलियन क्या होता है, पता है या नहीं? 0 और 1। अच्छा, और कोई आंसर? ट्रू और फॉल्स होता है, और बाइनरी होता है। दोनों सही हो, कोई भी गलत नहीं यहाँ पे। ट्रू और फॉल्स होता है क्योंकि एक दोनों चीज होती है। देखो, अगर हम मैं ये भी कर सकती थी कि मैं यहाँ पे अगर स्वैप इज इक्वल्स टू 0 लिख देती तो मैंने कंप्यूटर ये 0 और 1 भी समझता और ट्रू और फॉल्स भी समझता है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्वैप इज इक्वल्स टू फॉल्स लिखा है इस लाइन में तो वो ये भी समझ रहा है, और यहाँ पे अगर मैंने स्वैप इज इक्वल्स टू 0 लिखा होता तो भी दी प्रोग्राम इज एबल टू रिकॉग्नाइज कि वैल्यू जो है वो फॉल्स है, और अगर 1 है तो वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो दोनों जो भी लोग बोल रहे थे दोनों लोग सही हो। ठीक है, हो क्या रहा है? सबसे पहले फॉर लूप, हमें पता है ये बात हम समझ चुके हैं, फॉर लूप तो रन होगी क्योंकि स्टार्टिंग से आई हमारा काउंटर है, वो चेक कर रहा है कि प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और फॉर लूप लगाई है जे के लिए, जो हमने सेकंड अपना वेरिएबल बनाया था टू चेक कि जे बड़ा है कि जे -1 बड़ा है। याद आया? दो हमने वेरिएबल अज्यूम किए थे, एक आई और एक जे। तो दो फॉर लूप्स मैंने यहाँ पे क्यों लगाई? क्योंकि आई जो है वो मेरा सिर्फ ये चेक कर रहा है कि कितने मेरे जो लूप्स हैं वो पूरा कितनी बार फंक्शन कर चुका है, और जो दूसरा जे है वो एक्चुअली सिर्फ इसलिए बना है कि वो चेक कर रहा है कि इज जे ग्रेटर देन जे -1 और नॉट। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो लूप्स रन करी हैं क्योंकि दो काम हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। पहला जो मेरा फॉर लूप है वो चेक कर रहा है कि मेरा प्रोग्राम मेरा जो स्वैपिंग है वो कितनी बार रन कर रही है, और दूसरा जो फॉर लूप है वो एक्चुअली स्वैप करने के लिए बनाया गया है। तो हमने चेक किया, इफ लूप लगाई और इफ के अंदर चेक कर रहे हैं इफ एरे का jth एलिमेंट इज लेस देन एरे का j माइनस फर्स्ट एलिमेंट। ये लाइन सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एरे का फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन एरे का 0th एलिमेंट, ये हम चेक कर रहे हैं बिकॉज इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो हमें पता है कि बाद वाला एलिमेंट इज लेसर, दैट मींस इट शुड बी स्वैप्ड विद बोथ द पोजीशन शुड बी स्वैप्ड, सो फॉर द एरे टू बी इन करेक्ट सॉर्टेड ऑर्डर। उसके बाद ये जो हमने 3 लाइन लिखी हैं ये लिखी है स्वैप की कंडीशन, जो हमने लास्ट टाइम क्विक सॉर्ट पढ़ा था वहां पे भी थी। इसका क्या मतलब है? जब भी हम दो एलिमेंट्स को स्वैप करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि कौन सी दो वैल्यूज हमें स्वैप करनी है। तो एक्चुअली मैंने एक रैंडम वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल फिर से ले लिया यहाँ पे, और टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी मेरे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू। फर्स्ट एलिमेंट में क्यों कह रही हूँ कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से प्रोग्राम चलेगा तो फिर 0 और 1 ही होंगे ना मेरे दो कंडीशन। तो हमने यहाँ पे चेक किया, मतलब मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया एक और वेरिएबल बनाया है टेम्प, उसके अंदर अपने ARR ऑफ j को स्टोर कर दिया। अब अच्छा, ये कौन बताएगा कि हमने यहाँ j इज इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा और j इज इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लिखा? अगर हम j इज इक्वल्स टू 0 ले लें, सही बोला था? हाँ। अगर हम j इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे और लेस देन
0 -1, यानी हम माइनस फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगा विच इज कॉल्ड एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, which means कि we are trying to access a element which does not exist in the array. तो इसलिए हमने j is equals to 1 से स्टार्ट किया। अब हमने ये क्यों लिखा है arr dot length minus I, इसका क्या मतलब है? यहाँ से समझ में आएगा कि I का सिग्निफिकेंस क्या है। ये काउंटर हमने बनाया किस लिए था, क्यों हमें क्यों चाहिए ये I वाला वेरिएबल। J को मैं रन कर रही हूँ 1 से लेके एरे लेंथ माइनस I तक। इसका क्या मतलब है? माइनस एरे लेंथ माइनस I हमने क्यों लिखा? क्योंकि हर एक जब भी मेरा I को हमने लिया ही इसलिए था ताकि हम ये चेक कर पाए कि हमें कौन सी लेंथ तक अब नेक्स्ट टाइम में चेक करना है। हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी रिड्यूस करनी थी ना, जितना कम टाइम हो उतना बढ़िया है, उतनी जल्दी मेरा उतना ज्यादा मेरा प्रोग्राम ऑप्टिमम है, उतनी जल्दी मुझे आंसर देगा। तो I का यूसेज ही इसलिए था ताकि हम अपनी सेकेंड लूप में ये चेक कर पाए कि हम कहाँ तक ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं। अगर मेरा I इज इक्वल टू 0 के लिए रन हो रहा है तो यानी हमने कोई एलिमेंट सॉर्ट ही नहीं किया, तो मेरा यहाँ पे I की वैल्यू 0 आएगी, यानी मुझे पूरा 1 से लेके एंड तक चेक करना है और स्वैप करते जाना है। अगर मेरा I 1 हो चुका होता तो हमने ये बात देख ली कि एक बार लूप रन होने के बाद हमारा लास्ट एलिमेंट विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो हमें उसको चेक ही नहीं करना बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो हम हर I के इंक्रीमेंट पे एरे लेंथ माइनस I करते जा रहे हैं अपनी सेकेंड लूप के लिए टू टेल द सेकेंड लूप अब आपको 1 से लेके 4 तक ही जाना है। अगर 5 एलिमेंट है तो आप सिर्फ 1 से 4 तक स्वैप करो, नेक्स्ट लूप में क्या होगा 1 से लेके 3 तक स्वैप करो। इसीलिए हर टर्न में हमारी जो सॉर्ट करने की जो स्पेस है जिसमें हमें स्वैप करना है वो कम करते जाएंगे हम, बिकॉज वी नो कि लास्ट 2 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, लास्ट 3 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग I, जिसको हमने जो अब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो कि I की वैसे जरूरत ही क्या थी, हम काउंट कर ही क्यों रहे हैं। काउंट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हम कौन सा ये टाइम है जिसमें वो लूप रन हो रही है, इसलिए हमने एरे लेंथ माइनस I किया, ठीक है। और यहाँ पे हम ये स्वैपिंग की कंडीशन है, मैंने एक रैंडम वेरिएबल लिया टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प और उसके अंदर मेरे बाद वाले एलिमेंट को स्टोर कर दिया, फिर मैंने अपने बाद वाले एलिमेंट को अब पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू दे दी, असाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। जो पहले उसकी व्हाट्सएवर वैल्यू जो उसकी थी मैंने बोल दिया कि इस वाले में अब तुम पहले वाली वैल्यू स्टोर कर दो और जो पहली वाली वैल्यू खाली हुई है उसमें मेरा टेम्प स्टोर करो जिसको मैंने ऑलरेडी वैल्यू दी थी एरे ऑफ J की। ये 3 लाइन समझ में आई? ये 3 लाइन स्वैप करने की कंडीशन है, सिंपल कि हमने 2 एलिमेंट्स को स्वैप कैसे करते हैं। तो अब ये कंडीशन तुम बहुत बार यूज करोगे, यही कंडीशन हमने क्विकसॉर्ट में भी यूज करी थी स्वैप करने के लिए 2 एलिमेंट्स को। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना, और ये जो 3 लाइन है तुम्हें हमेशा दिमाग में आ ही जानी चाहिए। जब भी तुम्हें अपना सॉर्टिंग का क्वेश्चन आए यू नो कि मुझे ये दोनों स्वैप करना है, कैसे स्वैप करना है, हर जगह सब जगह सेम चीजें लिखनी होगी। इन टाइम इज इक्वल्स टू AR of J, AR of J, AR J minus 1, AR J minus 1 is equals to 10। एंड में मैंने स्वैप्ड की वैल्यू जो मैंने यहाँ बूलियन लिया था इसको ट्रू किया, ठीक है। अब ये भी समझते हैं कि हमने ये बूलियन स्वैप्ड एक नया डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया है बूलियन, जो हमें या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू देता है, उसका नाम मैंने रखा है स्वैप्ड। इसको मैंने क्यों यूज किया, जब यहाँ तक मैंने अपने स्वैप्ड की वैल्यू फॉल्स रखी थी, क्योंकि जब मैंने आई वाली लूप चलाई है तब तक मेरी कोई स्वैपिंग हुई नहीं है, और यहाँ पे मैंने स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू कर दी, क्योंकि अगर मेरा जो प्रोग्राम है वो इफ कंडीशन के अंदर आया है, इसी कंडीशन पे आया है कि उसको स्वैप होना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू कर दी। और यहाँ पे ये कंडीशन मैंने क्यों लिखी है, हमारे बेस्ट केस के लिए। अगर मेरा प्रोग्राम स्वैपिंग करता ही नहीं है, पहली बार में एंड हो जाए, मतलब एक बार वो चेक करे और एक बार चेक करने में उसे समझ में आ जाएगा कि बेस्ट केस सिनेरियो में फर्दर स्वैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इफ नॉट स्वैप्ड यानी सेकेंड बारी में जब उसे समझ में आ जाए कि स्वैपिंग हुई ही नहीं, सेकेंड बारी में क्या होगा बेस्ट केस के अंदर कि मेरा प्रोग्राम इसके अंदर जाएगा ही नहीं, बिकॉज उसे पता है कि स्वैपिंग जितनी होनी थी ना हो चुकी है, कोई स्वैपिंग नहीं है। बेस्ट केस में एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो स्वैप करने का स्कोप ही नहीं है, स्वैप करने का कोई पॉइंट ही नहीं था। तो इफ नॉट स्वैप्ड
देन मैंने यहीं पे अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब है कि यहीं प्रोग्राम मेरा एंड हो जाए और ये जो फंक्शन है वो यहीं पे खत्म होगा और एरे जो है मेरी प्रिंट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, प्रिंट मेरी एरे। ठीक है, इस चीज पे एरेज और टू स्ट्रिंग पे जावा वाले बच्चे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और एरे को प्रिंट कर दिया, विच मीन्स कि मैंने अगर कोई सॉर्टिंग कोई स्वैपिंग नहीं है, दैट मीन्स द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, मैंने प्रिंट कर दिया एरे। आया समझ में?